मैं आपका धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूँ। मेरी जीवनी किसी परी कथा से कम नहीं है। आपको बताऊंगा कि एक आदमी जो कभी अपनी हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाया, वो इतने गरीब परिवार से था कि खर्चा चलाने के लिए उसे अपनी किशोरावस्था से ही नाश्ते की रेहड़ी लगाने से लेकर पेट्रोल पंप पर तेल भरने तक का काम करना पड़ा। ऐसे लड़के ने जब एक वृद्ध के तौर पर दुनिया को अलविदा कहा तो उसकी संपत्ति का मूल्य 62,000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा था। वो शख्स कोई और नहीं, मैं ही था, जिसे आप सभी धीरू भाई अंबानी के नाम से जानते हैं। मैं एक ऐसा सफल चेहरा बना जिसने हर एक गरीब को उम्मीद दी कि सफल होने के लिए पैसा नहीं, नीयत चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए जोखिम उठाते हैं। मैंने बार बार साबित किया कि जोखिम लेना व्यवसाय का नहीं, आगे बढ़ने का मंत्र है। एक समय था जब मेरी जेब में सिर्फ 500 रुपए और उससे मैंने 62,000 करोड़ का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। मैं वही हूं जिसके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी है। मेरी ही बदौलत आज वो दुनिया के सबसे अमीर और सफल व्यक्तियों में गिने जाते हैं। पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाने वाली रिलायंस कंपनी का सूत्रधार मैं ही था। आपको क्या लगता है ये इतना बड़ा अंपायर ऐसे ही हंसते खेलते शुरू हो गया? इसके लिए मुझे मेरे जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किन किन अंगारों पर चलकर मैंने ये उपलब्धियां हासिल करी। आज मैं वो सब कुछ आपके साथ साझा करूंगा। मेरे जीवन के हर एक पड़ाव से आपको रूबरू करवाऊंगा जो हर एक गरीब की प्रेरणा बन सकता है। मेरे साथ अंत तक आप बने रहिए। मेरा जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात में चोरवाड़ नामक जगह पर हुआ। मेरा नाम धीरजलाल हीरालाल अंबानी था। 69 साल की उम्र में मस्तिष्क आघात में चलते 6 जुलाई 2002 को मैंने आप सभी को अलविदा कह दिया। मेरी मां का नाम जमुना बेन और पिता का नाम हरिचंद गोवर्धन भाई अंबानी था। मेरे 2 भाई और थे जिनका नाम रमणिक लाल अंबानी, नटवर लाल था और मेरी एक बहन भी थी जिसका नाम त्रिलोचना बेन था। मेरा जन्म हुआ। पिता गोवर्धन भाई अंबानी एक शिक्षक थे, माता जमुना बेन एक सामान्य गृहिणी। मेरे 4 भाई बहन थे और इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना मेरे पिता के लिए सरल काम नहीं था। एक समय ऐसा आया कि आर्थिक परेशानियों की वजह से मुझको पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और मेरी स्कूली शिक्षा भी अधूरी रह गई। पिता की मदद करने के लिए मैंने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। शुरुआती जीवन में ही मेरे पर जिम्मेदारियां आ गई। मुझे शुरू से ही अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना था और बहुत छोटी उम्र में ही मेरे ऊपर आई जिम्मेदारियों ने मेरे व्यावसायिक जीवन की शुरुआत भी करा दी। ये उदाहरण है कि हर एक सफलता के पीछे ढेरों असफलताएं छुपी होती है। मेरे ऊपर एकदम सटीक खरी उतरती है ये। पढ़ाई छोड़ने के बाद पहल मैंने फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद मैंने दिमाग लगाया और गांव के नजदीक स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल गिरनार में पकौड़े बेचने का काम शुरू किया। ये काम पूरी तरह आने वाले पर्यटकों पर निर्भर था, जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, बाकी समय इसमें कोई खास लाभ नहीं था। मैंने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया क्योंकि मैं किसी ऐसे बिजनेस के भरोसे नहीं बैठ सकता था जो मेरी मेहनत पर निर्भर न होकर किसी और पर निर्भर हो। बिजनेस में मिली पहली 2 असफलताओं के बाद मेरे पिता ने मुझे नौकरी करने की सलाह दी। मेरे बड़े भाई रमणीक भाई उन दिनों यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से मुझे भी यमन जाने का मौका मिला। वहां मैंने शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी की शुरुआत की और महज 2 साल में ही मैं अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक के पद तक पहुंच गया। वहां मैंने 300 रुपए प्रति माह के वेतन पर पेट्रोल पंप पर काम किया। इस नौकरी के दौरान भी मेरा मन इसमें कम और व्यवसाय करने के मौकों की तरफ ज्यादा रहा। मैंने उस हर एक संभावना पर इस समय में विचार किया कि किस तरह मैं सफल बिजनेसमैन बन सकता हूं। मेरे जीवन से जुड़ी 2 छोटी घटनाएं मेरे बिजनेस के प्रति जुनून को बयां करती है, जो मैं आपके साथ साझा करता हूं। ये दोनों घटनाएं उस समय की है जब मैं शेल कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहा था। जहां मैं काम करता था वहां काम करने वाला कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन मैं पास ही के एक बड़े होटल में चाय पीने जाता था जहां चाय के लिए 1 रुपया चुकाना पड़ता था। मेरे से जब मेरे सहकर्मियों द्वारा इसका कारण पूछा गया तो मैंने बताया कि बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बात करते हैं। मैं उन्हें ही सुनने जाता था।
ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। मैंने अपने ही तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली और उसकी वजह से आगे चलकर वॉर्टन और हार्वर्ड से पारंपरिक तरीके से डिग्री लेने वालों को नौकरी पर रखा। आज हर कोई बड़े से बड़ा डिग्रीधारी भी मेरी कंपनी में जॉब की चाह रखता है। इसी तरह दूसरी घटना मेरी पारखी नजर और अवसर भुनाने की क्षमता की ओर इशारा करती है। हुआ यूं कि उन दिनों में यमन में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। मुझको एहसास हुआ कि इन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज्यादा है और मैंने लंदन की एक कंपनी को इन सिक्कों को गलाकर आपूर्ति करनी शुरू कर दी। यमन की सरकार को जब तक इस बात का पता चलता तब तक मैं मोटा मुनाफा कमा चुका था। ये दोनों घटनाएं इशारा कर रही थी कि मेरे पास एक सफल बिजनेसमैन बनने के सारे गुण हैं। कुछ ऐसी ही घटना भारत में भी देखने को मिली, जिसमें लोग 5 रुपए के सिक्के को पिघलाकर उससे ब्लेड बनाकर अच्छा खासा पैसा बना रहे थे। उसके बाद ही उन सिक्कों को बदल दिया गया। यमन में मेरा समय सही बीत रहा था कि वहां आजादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई और ढेरों भारतीयों को यमन छोड़ना पड़ा। इस परेशानी के आलम में मुझे भी यमन छोड़ना पड़ा। शायद ईश्वर ने एक सफल बिजनेसमैन बनाने के लिए परिस्थितियां गढ़नी शुरू कर दी थी। इस नौकरी के चले जाने के बाद भारत आने के बाद मैंने नौकरी की जगह बिजनेस करने का निर्णय लिया, लेकिन व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत थी। मेरे पास निवेश के लिए बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए मैंने अपने मामा त्रैंबक लाल दामानी के साथ मसालों और शक्कर के व्यापार की शुरुआत। यहीं पर मैंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव रखी। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से कार्यालय के साथ हुई। यहीं से जन्म हुआ रिलायंस कंपनी का। इस व्यापार के पीछे मेरा लक्ष्य मुनाफे पर ज्यादा ध्यान न देते हुए ज्यादा से ज्यादा उत्पादकों का निर्माण और उनकी गुणवत्ता पर था। इस दौरान मैं और मेरा परिवार मुंबई के भूलेश्वर स्थित जय हिंद एस्टेट में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। मेरे परिवार की बात करूं तो मेरी पत्नी का नाम कोकिलाबेन अंबानी है, जिससे मेरी शादी 1955 में भारत आने के बाद हुई और उससे मेरे को 2 बेटे हुए, जिनका नाम मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी है, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। और मेरी 2 बेटियां भी थी, जिनका नाम नीना और दीप्ति है। इसके बाद रिलायंस ने सूत के कारोबार में प्रवेश किया। यहाँ भी सफलता ने मेरे कदम चूमे। ये बिजनेस जोखिमों से भरा हुआ था और मेरे मामा को जोखिम पसंद नहीं था, इसीलिए जल्द ही दोनों के रास्ते अलग हो गए। इससे रिलायंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल्स अस्तित्व में आया, जिसमें पहले के व्यापार की तुलना में ज्यादा हानि की आशंका थी, पर मैं धुन का पक्का था। मैंने इस व्यापार को एक छोटे स्टोर पर शुरू किया और जल्द ही अपनी काबिलियत के बलबूते में मैं बॉम्बे सूत व्यापारी संगठन का संचालक बन गया। अब तक मुझको वस्त्र व्यवसाय की अच्छी समझ हो गई थी। इस व्यवसाय में अच्छे अवसर की समझ होने के कारण मैंने वर्ष 1966 में अहमदाबाद के नैरोडा में एक कपड़ा मिल स्थापित की। यहाँ वस्त्र निर्माण में पॉलिएस्टर के धागों का इस्तेमाल हुआ और मैंने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि मेरे बड़े भाई रमणीक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया। मैंने विमल ब्रांड का प्रचार प्रसार इतने बड़े पैमाने पर किया कि यह ब्रांड भारत के अंदरूनी इलाकों में भी एक घरेलू नाम बन गया। 1980 के दशक में मैंने पॉलिएस्टर फिलामेंट यानी निर्माण का सरकार से लाइसेंस लेने सफलता हासिल की। इसके बाद मैं सफलता की सीढ़ी चढ़ता गया। मुझको इक्विटी कल्ट को भारत में प्रारंभ करने का श्रेय भी दिया जाता है। जब 1977 में रिलायंस ने आईपीओ जारी किया, तब 58,000 से ज्यादा निवेशकों ने उसमें निवेश किया। मैं गुजरात और दूसरे राज्यों के ग्रामीण लोगों को आश्वस्त करने में सफल रहा कि जो भी मेरी कंपनी के शेयर खरीदेगा, उसे अपने निवेश पर केवल लाभ ही मिलेगा। उस समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज ही एक ऐसी निजी क्षेत्र कंपनी थी जिसके कई वार्षिक आम बैठकें मैदानों में हुई। 1986 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की वार्षिक आम बैठक क्रॉस मैदान मुंबई में की गई, जिसमें 35,000 शेयरधारकों और रिलायंस के परिवार ने भाग लिया। मैंने बड़ी संख्या में प्रथम खुदरा निवेशकों को संतुष्ट किया कि वे मेहनत से कमाए गए अपने पैसे को रिलायंस टेक्सटाइल के आईपीओ में लगाएं, ये वादा करते हुए कि उनके विश्वास के बदले उनके निवेश पर उन्हें पुख्ता मुनाफा मिलेगा। वर्ष 1980 में मेरी कुल राशि 1 बिलियन रुपयों तक पहुंच गई। अपने जीवन काल में ही मैंने रिलायंस के कारोबार का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में किया। इसमें मुख्य रूप से पेट्रो रसायन, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बिजली, कपड़ा, टेक्सटाइल,
मूलभूत सुविधाओं की सेवा, पूंजी बाजार और प्रचालन तंत्र शामिल है। मैंने जो कंपनी कुछ पैसे की लागत पर खड़ी की थी, उस रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2012 तक 85,000 कर्मचारी हो गए थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे टैक्स में से 5% रिलायंस देती थी। और 2012 में संपत्ति के हिसाब से विश्व की 500 सबसे अमीर और विशाल कंपनियों में रिलायंस को भी शामिल किया गया। मुझको संडे टाइम्स में एशिया के टॉप 50 व्यापारियों की सूची में भी शामिल किया गया। मुझे इस देश से और मेरे प्यारे देशवासियों से काफी सम्मान और प्यार मिला। मुझे कई सारे सम्मानों से नवाजा गया, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम अवार्ड्स 2011 में मुझे मरणोपरांत ABLF ग्लोबल एशियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 1998 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा मुझे डीन मेडल प्रदान किया गया। एशिया वीक पत्रिका द्वारा वर्ष 1996, 1998 और 2000 में पावर 50 मोस्ट पावरफुल पीपल इन एशिया की सूची में शामिल किया गया। 1999 में मैं बिजनेस इंडिया बिजनेस मैन ऑफ द ईयर का खिताब प्राप्त हुआ। भारत में केमिकल उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए केमटेक फाउंडेशन एंड केमिकल इंजीनियरिंग वर्ल्ड द्वारा मैन ऑफ द सेंचुरी सम्मान 2000 में दिया गया। 2001 में इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा मैन ऑफ 20th सेंचुरी घोषित किया गया। मैं सन 1955 में जेब में 500 रुपए रखकर किस्मत आजमाने मुंबई पहुंचा था और यहीं से शुरू हुई मेरी व्यावसायिक यात्रा। यहां से मैंने ऐसे कदम बढ़ाए कि फिर कभी पलटकर पीछे नहीं देखा। मेरा नाम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हुआ। 6 जुलाई 2002 को मैंने आपसे और दुनिया से विदा ली। इस समय मैं 62,000 करोड़ रुपयों का मालिक था। वर्तमान में मेरे बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी मेरी सल्तनत को संभाले हुए हैं। पिता की तरह आज इन दोनों भाइयों का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यवसायियों में शुमार है। दोस्तों, आजकल जब भी किसी की अमीरी की बात होती है तो यही सुनने को मिलता है कि क्या तो कोई टाटा या अंबानी है। आप इसी से समझ सकते हैं कि टाटा और अंबानी देश में अपना क्या स्थान रखते हैं। आज पूरे विश्व में अंबानी नाम से कोई अनजान नहीं है और इसका पूरा का पूरा श्रेय धीरूभाई अंबानी को ही जाता है। उन्होंने अपना कारोबार ही नहीं बढ़ाया, उसके साथ साथ उन्होंने गरीबों और देश के कल्याण के लिए भी काफी महत्वपूर्ण काम किए। उनकी वजह से आज देश के कई युवा अपने जीवन की एक बेहतरीन शुरुआत कर पा रहे हैं। उसके लिए देश उनका सदैव ऋणी रहेगा। आपको धीरूभाई अंबानी की जीवनी कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही उनके जीवन का कौन सा पहलू आपको अधिक प्रभावित करता है, कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।